हेलो एवरीवन। डेट है आज की 10 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सबसे पहले समझना जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो टर्म है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये टर्म ओरिजिनेट हुआ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से ओरिजिनेट हुआ। दिस टर्म वाज फर्स्ट coined in 1947 by Arthur Schlesinger Jr., an American historian and educator. ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ मिड 1970s में। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भागवती, Justice O. Chinnappa Reddy and Justice D. A. Desai laid the foundations of judicial activism in India. अभी डिफरेंस देखते हैं बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखेगा। क्या बोला मैंने? जुडिशरी के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करेगा ऑफ लेजिस्लेटिव enactments एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ये प्रोएक्टिव रोल होता है प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इसे हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का? तो जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस है टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, to maintain federal equilibrium, that is balance between central states, and to protect the fundamental rights of the citizens. Judicial activism का importance है to it upholds the faith of the citizens in the constitution and judicial organs, ensure freedom of citizens and help in providing social justice to the suffering masses, and fills legislative vacuum, that is areas which lack proper legislation. वैसे एरिया जहाँ पे प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है वहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज करके चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है। एप्लीकेशन, तो जुडिशियल रिव्यू का एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ, कौन कौन से केसेस में हुआ? गोलकनाथ केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, प्राइवी पर्सेस एबॉलिशन केस, केशवानंदा भारती केस, मिनेरवा मिल्स केस, आयर कोयलो केस, ये सभी केसेस में जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हुआ। जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ? तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर। ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं था बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया एंड बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ले आया। ठीक है। इसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है बट मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी उन्होंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आपको फॉलो करेगा, इन्होंने बोल दिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देखें जुडिशियल रिव्यू के, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 131 टू 136, 143, 226, 246 एंड 256, ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म का देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये एक जस्ट जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब इन्होंने इनोवेट किया है जुडिशरी ने। एंड बेनिफिशियल डिजायरेबल इन एनी डेमोक्रेसी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। डिजायरेबल इन एनी डेमोक्रेसी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। इसके बाद है टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं और क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं। अब पीआईएल क्या होता है? तो पीआईएल मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड बाय अ कोर्ट in a court for the enforcement of public interest in which their legal rights or liabilities are affected। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के राइट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट हों, राइट्स या फिर लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हों, तो उस केस में उनके उस केस में कोर्ट इनिशिएट कर सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकता है उनके इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए हो सके एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन्फोर्स हो सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। ये भी यूएसए में ही डेवलप हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट, और जुडिशियल एक्टिविज्म भी यूएसए में ही डेवलप हुआ था। ठीक है। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में इन अ प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भागवती आर पायनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल।
एंड अ PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो PIL हाई कोर्ट में भी फाइल हो सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट में भी PIL फाइल हो सकता है। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए। विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड सोशली वीकर सेक्शंस के पास जस्टिस का एक्सेस हो, उसको, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स का ट्रू रियलाइजेशन हो, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ऑब्जेक्टिव है। फीचर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, bring justice within the reach of the poor masses. PIL is a totally different kind of litigation from ordinary traditional litigation intended to promote and vindicate public interest. PIL demands that violations of constitutional and legal rights of large number of people who are socially and education economically disadvantaged should not go unnoticed and unaddressed या unredressed. तो PIL क्या कहता है कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अगर वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, तो उस केस में ये अननोटिस एंड अनरिड्रेस्ड नहीं जाना चाहिए एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जा सकता है। लिटिगेशन अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, इन्फोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट्स एंड इंटरेस्ट और विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये अंडरटेक किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, कि अगर पब्लिक इंजरी हो रहा है तो उसको रिड्रेस करने के लिए, इन्फोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए, प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट्स एंड इंटरेस्ट और विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। रोल ऑफ PIL इज क्रिएटिव रादर देन पैसिव एंड देयर इज नो मैकेनिज्म ऑन एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। कोई मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज नो डिटर्मिनेशन। Role of PIL is creative rather than passive, and unlike traditional dispute resolution mechanism, there is no determination on adjudication of individual rights. तो कोई adjudication on individual rights नहीं है, there is no determination on adjudication of individual rights. इसके बाद स्कोप्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो बॉन्डेड लेबर मैटर्स में एप्लीकेबल है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के केस में एप्लीकेबल है, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड और कैजुअल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, harassment of police and death in public custody, petitions from jails complaining of harassment के लिए एप्लीकेबल है, atrocities on women के लिए एप्लीकेबल है, environment pollution के लिए एप्लीकेबल है, maintenance of heritage, food adulteration, riot victims, torture of villagers by co-villagers or by police from persons belonging to SC and ST and economically weaker sections. तो इन केसेस में एप्लीकेबल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बस बट इससे भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें सिंपल है, याद रखना, लैंड केस कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लैंड केस। लैंड मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं है, पहला। सेकंड, केस का सी, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का के रिगार्डिंग कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज जो होते हैं, उनके खिलाफ अगर कंप्लेन करना है तो ये इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर लोकल बॉडीज के अगेंस्ट भी अगर कंप्लेंट्स है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लैंड हो गया, केस का सी हो गया। ए फॉर एडमिशन टू मेडिकल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम लोग एडमिशन करा रहे हैं तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं किया जा सकता है उस मैटर के लिए। फिर फोर्थ, सर्विस मैटर्स एंड दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेचुइटी, तो सर्विस मैटर्स के लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं हो सकता है। एंड लास्ट, पिटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है अगर कोई केस और अर्ली हियरिंग चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। तो पहला हो गया लैंडलॉर्ड टेनेंट केस, सी फॉर कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज, फिर एस फॉर सर्विस मैटर्स
एंड ई फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस। तो इन केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल। पीआईएल कैन बी एंटरटेन्ड अंडर आर्टिकल 32 and 226. PIL can be entertained under Articles 32 and 226 of the Constitution. ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसको एंटरटेन कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। द कोर्ट रिलैक्सेस द प्रोसीजरल लॉज एंड ऑल्सो द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स। तो जो प्रोसीजरल लॉज है वो रिलैक्स्ड है यहाँ पे, एंड प्लीडिंग भी आसान है। द कॉमन रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई इज रिलैक्स्ड। मतलब लोकस स्टैंडाई का क्या रूल है कि जिस पर्सन पे बीता है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, वही पर्सन अप्लाई कर सकता है। इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। बट यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल हैज बीन रिलैक्स्ड, मतलब जिस पे नहीं बीता है वो भी चाहे तो कंप्लेंट रेज कर सकता है अदर पर्सन के बिहाफ में। ठीक है। इसके बाद द कोर्ट में नॉट अलाउ द स्टेट और द गवर्नमेंट फ्रॉम रेजिंग द क्वेश्चन एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन। हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी चाहे कि इस पिटिशन का मेंटेनेबिलिटी पे हम क्वेश्चन रेज करें। क्या बोला मैंने, देखो इसके बाद क्या है, द कोर्ट में नॉट अलाउ द स्टेट और द गवर्नमेंट फ्रॉम रेजिंग द क्वेश्चन एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन। तो कभी अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि क्वेश्चन रेज कर दें एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद डिस्प्यूट्स प्योरली अंडर द रेलम ऑफ प्राइवेट लॉ आर नॉट अलाउड टू बी एजिटेटेड एज ए पीआईएल। अगर प्योरली प्राइवेट लॉ से रिलेटेड मैटर है तो भी पीआईएल फाइल नहीं हो सकता है। However, in an appropriate case, the court, in furtherance of the public interest, may treat a case of a personal grievance necessary to inquire into the interest of justice. अभी देखो क्या बोला कि प्राइवेट लॉ, अगर प्योरली कोई भी जो डिस्प्यूट है वो प्राइवेट लॉ से रिलेटेड है तो उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर कोई भी पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, पर्सनल ग्रीवेंस से रिलेटेड, एंड अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर सकता है तो उस केस में पीआईएल टेकअप कर सकता है कोर्ट। इसके बाद स्पेशल कमीशन और अदर बॉडीज टू बी अपॉइंटेड इन टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस एंड फाइंड आउट फैक्ट्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला कि स्पेशल कमिटीज या बॉडीज अपॉइंट होंगी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स। एंड इसके बाद हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटिशन बाय वे ऑफ पीआईएल क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वैलिडिटी ऑफ ए स्टैट्यूट और ए स्टैट्यूटरी रूल। क्या बोला, High Court should not entertain a writ petition by way of a PIL questioning the constitutionality or validity of a statute or a statutory rule. अब इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता है रिट पिटिशन को बाय वे ऑफ पीआईएल। पीआईएल के थ्रू रिट पिटिशन को एंटरटेन नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वैलिडिटी ऑफ ए स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी रूल। तो इसी के साथ हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर खत्म होता है अब। थैंक यू।